And next speaker for the day is Dr. Reshma Suryavanshi. May I request her to please be on stage. She has over 15 years of experience in creating many success stories. She's an expert facilitator of Sujok, acupressure, acupuncture, magnet therapy, color therapy, seed therapy, cupping therapy, and reflexology. Globally, she's well known as a certified fellow for Sam Wong Gong and Sam Wong Dong by Sir Minchul Pak. She is an authorized lecturer for Sujok therapy from International Sujok Association, that is ISA. She is also state executive committee member of International Naturopathy Organization. International Naturopathy Organization is a non-profit organization. Done. Being a multifaceted personality, she has established her proficiency in astrology and yoga, acknowledged as a yoga educator by Yoga Guru Shri Baba Ramdev Ji. May I request her to please be on dais and address the audience. Smile, hello everyone. स्माइल इज़ पर्पसली मैं स्माइल बोल रही हूँ बिकॉज मैं एक सुजोग लेक्चरर भी हूँ और सुजोग थेरेपिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कभी भी एक दूसरे से मिलते हैं तो स्माइल से ही एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं. इस वजह से मैंने स्माइल आफ्टरनून बोला. मैं हूँ डॉक्टर रेशमा सूर्यवंशी, वडोदरा, गुजरात से. एंड टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट ऑर्गन क्लॉक. कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस कर रहे हैं? ओके, सो जो एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इस सब्जेक्ट को जानते हैं, लेकिन उनके लिए भी मेरे लास्ट स्लाइड्स में आपको मिलेगा कि अगर ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से आप डायग्नोस करते हैं तो किस तरह से आपको उसका प्रिस्क्रिप्शन बनाना है. और जो लोग ऑर्गन क्लॉक के बारे में नहीं जानते हैं, जानबूझ के आज का ये टॉपिक ऑर्गन क्लॉक का मैंने इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर हॉलिस्टिक हीलिंग के डिफरेंट जो मोडालिटीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग हैं. तो ऑर्गन क्लॉक टॉपिक लेने का मेन कारण भी यही था कि ऑर्गन क्लॉक सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाने वाली चीज़ नहीं है. अगर बायो ऑर्गन क्लॉक अगर हम जान लेते हैं तो हम अपना लाइफस्टाइल किस तरह से प्लान करें वो भी आप ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से कर सकते हैं. अगर हम ऑर्गन क्लॉक की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द 24 आवर्स. पूरे दिन में जो हमारे 24 घंटे होते हैं, इन 24 घंटों को 2-2 घंटे का ईच एंड एवरी वाइटल ऑर्गन है जिसके पास मैक्सिमम वर्किंग का टाइम है. तो आज के सेशन में हम वही देखेंगे कि हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन किस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और किस टाइम पे उसका मिनिमम वर्किंग है. अगर ये जानकारी हमको पता चल जाए तो हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए ये हम प्लान कर सकते हैं ताकि हम बीमार ही नहीं हों. और इनकेस हम बीमार हो गए तो आज के मेरे प्रेजेंटेशन में उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे हम वो भी मैं बताने वाली हूँ. सो व्हाट इज़ ऑर्गन क्लॉक? ऑर्गन क्लॉक एंड ऑर्गन मेरिडियंस. जैसे मैंने बताया कि ऑर्गन क्लॉक जो जिस बारे में मैं बायो ऑर्गन क्लॉक की बात कर रही हूँ, तो बायो ऑर्गन क्लॉक में मैंने बताया आपको कि 24 घंटे में हर एक ऑर्गन जो है या ऑर्गन मेरिडियन है इसके पास 2-2 घंटे का टाइम है जिस टाइम पे वो पीक फंक्शनैलिटी पे होता है उसकी, व्हेन इट इज़ फंक्शनिंग मैक्सिमम. और उसके एग्जैक्ट 12 घंटे बाद उसका मिनिमम फंक्शन का टाइम होता है. तो वी विल सी कि कौन से टाइम में कौन सा ऑर्गन और उसके रिलेटेड मेरिडियन जो है उसका पीक फंक्शनैलिटी का टाइम क्या है और उसका मिनिमम वर्किंग टाइम क्या है. दोनों चीज़ें हमारे लिए जानने ज़रूरी है सो डैट वी कैन एडवाइज लाइफस्टाइल टू द पेशेंट. वी कैन ऑल्सो डू द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू इट अगर कुछ तकलीफ है तो. सो ये 2 आवर्स इंटरवल जैसे मैंने आपको बताया है. और यहाँ पे स्क्रीन पे ये एक ऑर्गन क्लॉक आप लोग देख सकते हो. इस क्लॉक में बताया गया है कौन सा ऑर्गन जो है या उसका रिलेटेड जो मेरिडियन है उसका बॉडी का टाइमिंग क्या है. मॉर्निंग 3 to 5 से हम यहाँ पर देख रहे हैं. तो 3 to 5 मॉर्निंग का जो मैक्सिमम वर्किंग का है, अगर आप क्लॉक देख पा रहे हैं, इट इज़ विजिबल टू एवरीवन. हाँ, सो 3 to 5 अगर विजिबल है तो 3 to 5 में कौन सा ऑर्गन दिख रहा है आपको? लंग मेरिडियन. लंग मेरिडियन 3 to 5 मॉर्निंग जो है डैट इज़ लंग मेरिडियन है. ब्लैडर आपने देखा बिल्कुल सही है, वो 3 to 5 PM है. सो दिस इज़ द क्लॉक हाउ इट वर्क्स. कौन सा ऑर्गन मैक्सिमम वर्किंग टाइम करता है इसको डिटेल में भी हम देखेंगे. जैसे लंग का हमने देखा 3 to 5 AM जो टाइम है ये लंग का मैक्सिमम वर्किंग का टाइम है. और इस टाइम पे हमको करना क्या चाहिए? मॉर्निंग 3 से 5 अगर हम अपना भारतीय संस्कृति में भी देखें तो ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त है. सुना है क्या ऐसा किसी ने?
सबने सुना है, राइट? सो वाई 3 to 5 ब्रह्म मुहूर्त है? बिकॉज कि अगर हम बायो ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से जाएं तो दिस इज़ अ टाइम ऑफ लंग ऑर्गन या लंग मेरिडियन। तो सुबह 3 से 5 में कहते हैं कि अमृत बरसता है, आप बाहर जाके बैठो। क्यों? बिकॉज उस टाइम पे अगर आप उठते हो, अगर पहले तो प्राणायाम करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर प्राणायाम नहीं भी करते हो तो सिर्फ बाहर बैठ के, अपने घर से बाहर बैठ के या बालकनी में बैठ के, खिड़की दरवाजे खोल के आप ऑक्सीजन लेते हो, तो दिस इज़ अ टाइम व्हेन योर लंग इज़ एट इट्स पीक फंक्शनैलिटी, जब वो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन आप इनहेल करोगे, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉर द फुल डे। इसलिए कहा गया 3 to 5 जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। एंड ऑल्सो TCM थियोरी में बोला गया है इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा खुले कपड़े नहीं पहनने, यू हैव टू बी लिटिल वार्म। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, अगर आप बेड में हो तो आपको रजाई वगैरह ओढ़नी चाहिए, ठंड नहीं लगे इसका ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है 5 to 7 का टाइम, 5 से 7 बजे पहले कितने लोग उठते हैं यहाँ पर जो हैं वो? चलो 50% लोगों ने तो हाथ उठाया है कि 5 से 7 में उठते हैं। 5 to 7 जो टाइम है ये लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम है, बड़ी आंत का टाइम है। और बड़ी आंत का जो काम है हमारे बॉडी में वो क्या है? मेन रोल क्या है बड़ी आंत का? यस, स्टूल पास करना, मल को त्यागना। तो 5 से 7 जो पीक फंक्शनैलिटी टाइम है लार्ज इंटेस्टाइन का, अगर इस टाइम पे आप उठते हो तो ही आपका बॉल मूवमेंट है ये टोटली क्लियर होता है। तो अभी आप लोगों में से कितने लोगों के क्लिनिक हैं? काफ़ी सारे लोगों की क्लिनिक है, और आप जो लोगों की क्लिनिक है वो देख रहे हैं कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पीक फंक्शनैलिटी जब आपका बाउल मूवमेंट टोटली क्लियर होता है मॉर्निंग 5 to 7 में, आपके पास जो भी कॉन्स्टिपेशन के लिए आ रहा है वो 7 बजे पहले उठ ही नहीं रहा है। तो अगर कोई आपके पास, इसलिए मैंने कहा कि यू कैन यूज़ इट एज एन लाइफ स्टाइल ऑल्सो, अगर ऑर्गन क्लॉक पता है तो जो भी IBS वाले पेशेंट हैं, जो भी कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट हैं, सबसे पहले तो उनको आपको ये बोलना है कि आपका लाइफ स्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा। 5 to 7 में उठना पड़ेगा। जब लार्ज इंटेस्टाइन की पीक फंक्शनैलिटी है तो ही आपका बाउल जो होगा वो पूरी तरह से क्लियर होगा। सो फॉर ट्रीटमेंट ऑल्सो यू कैन यूज़, फॉर लाइफ स्टाइल्स ऑल्सो यू कैन यूज़ स्टमक का 7 to 9। स्टमक इज़ द फूड स्टोरर ऑफ आवर बॉडी। अगर हमने मल त्याग किया होगा, अपना बाउल खाली किया होगा, तब तो 7 to 9 में हम ब्रेकफास्ट, जो टाइम हमारा स्टमक का है उस टाइम में आप जो है 7 to 9 AM में आप ब्रेकफास्ट करोगे। एंड इट इज़ अ फूड स्टोरर ऑफ द बॉडी। पूरे दिन की जो ऊर्जा है काम के लिए जो आपको चाहिए, अगर 7 से 9 में आपने खाना खाया होगा तो ही आप पूरा विथ ज़ील, विथ एंथुसिज्म आप काम कर सकोगे। सो 7 to 9 इज़ द टाइम ऑफ स्टमक। तो उससे पहले आप उठिए तो आपका बाउल क्लियर करिए, उसके बाद ब्रेकफास्ट इज़ मस्ट। 7 to 9 AM इज़ स्प्लीन का टाइम है, जो बेसिकली डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है। तो जब हमने स्टमक के टाइम में कुछ खाया होगा तब ना डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होंगे। एज वेल एज TCM थियोरी के हिसाब से जाएँ तो दिस इज़ अ टाइम फॉर गुड थिंकिंग ऑल्सो। तो जितनी भी हमारे कॉर्पोरेट्स में मीटिंग्स होती है ये 7 to 9 AM में होती है, बिकॉज इट हेल्प्स इन टू गुड थिंकिंग। अच्छे आइडियाज़ आते हैं, तो अच्छे आइडियाज़ भी बोला जाता है ना, कुछ खाओगे तब तो दिमाग चलेगा। इन लेमन लैंग्वेज ऑल्सो वी से कि कुछ खाया होगा तो दिमाग चलेगा। द सेम थिंग कि अगर 7 to 9 स्टमक के टाइम में आपने कुछ खाया है तो स्प्लीन के टाइम में यू विल बी एबल टू थिंक एंड प्लान द डे, राइट। एंड ये ऑर्गन क्लॉक हम क्यों कर रहे हैं? लाइफस्टाइल के लिए तो है ही, लेकिन हम जब क्लिनिकल उसमें होते हैं तो कई बार पेशेंट हमको स्पेसिफिक टाइम बोलता है कि रोज़ मुझे जो है ना पेट दर्द सुबह 7 से 9 में ही हो रहा है, या तो फिर मुझे कमर दर्द है वो रात को 9 से 11 में ही हो रहा है। स्पेसिफिक टाइम बोलता है पेशेंट, या मुझे इचिंग आ रही है तो दिन में 3 से 5 में ही हो रहा है। तो जब ऐसा पेशेंट आपको बोलता है और आपके पास ऑर्गन क्लॉक का नॉलेज होगा तो यू कम टू नो कि हमको उसके कौन से ऑर्गन या कौन से मेरिडियन में काम करना है। स्पेशली छोटे बच्चे हैं वो 7 to 9 में बोलते हैं मुझे पेट दर्द हो रहा है, और पेरेंट्स अमूमन सोचते हैं कि उनको स्कूल नहीं जाना है इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि 9 बजे बाद जब स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है तब तुम खेलने लग जाते हो, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। दैट इज़ वॉट पेरेंट्स थिंक। लेकिन अगर हम ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से जाएंगे तो वाकई में 7 to 9 जो है, अगर उसका स्टमक एक्सेसिव है तो 7 to 9 में उसको प्रॉब्लम होगा। तो इट्स नॉट ऑलवेज कि बच्चे बहाने बना रहे हैं। सो अगर हमारे पास ये नॉलेज होगा तो वी कैन हमारी लाइफस्टाइल सुधार सकते हैं। पेशेंट को कौन से ऑर्गन का प्रॉब्लम है, अगर वो स्पेसिफिक टाइम बोलता है तो अकॉर्डिंगली उस ऑर्गन का हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे।
हार्ट मेरिडियन का 11 to 1 है और जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं हार्ट का 11 to 1 है और उसका ही जो यांग ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन उसका 1 से 3 है। यिंग एंड यांग हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में मेरिडियन और ऑर्गन काम करते हैं। तो 11 to 1 हार्ट है और 1 to 3 स्मॉल इंटेस्टाइन उसका पार्टनर है। और जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनका भी हार्ट वीक होता है उनको सलाह दी जाती है कि दोपहर में सोना नहीं है। हाँ, लेकिन दे डोंट हैव आंसर फॉर इट कि क्यों नहीं सोना है, सोना क्यों नहीं चाहिए। वही सुबह डॉक्टर लोहिया मेरे गुरु हैं, उन्होंने बताया कि उनको सारे आंसर्स TCM थियोरी में मिले। तो 11 से 3 हार्ट और उसके सबऑर्डिनेट ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइम है, इसलिए जिनका भी हार्ट वीक है उनको 11 से 3 में बिल्कुल सोना नहीं है। आप उनको बोलो 3 बजे बाद सो जाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 11 से 3 जब हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइम है उस टाइम पे हार्ट पेशेंट्स को सोना नहीं चाहिए। तो सारे आंसर्स जो है ना वो हमारे पास TCM थियोरी में है। स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने बता दिया कि 1 to 3 जो है वो टाइम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का है और छोटे छोटे जॉब्स जो हैं हमारे डेली टास्क एक्सरसाइजेज है वो इस टाइम पे हम कर सकते हैं। ब्लैडर का यूरिनरी ब्लैडर का टाइम हमारा 3 to 5 PM दोपहर से 3 से 5 का टाइम यूरिनरी ब्लैडर का है और 5 से 7 का जो टाइम है उसके पार्टनर ऑर्गन किडनी का है। तो हमारी संस्कृति में भी जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं वो सब उसका कारण है कि वो क्यों बनाई गई है। अगर जैन धर्म यहाँ पर कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? हाँ, तो जैन धर्म में 7 बजे बाद पानी नहीं बोला जाता है और क्यों नहीं पीना है उसका आंसर भी हमारे TCM थियोरी में है कि जो मैक्सिमम वर्किंग टाइम ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर है वो 3 to 7 में है। तो 5 to 7 में उसका टाइम ख़त्म हो गया तो उसके बाद इसलिए दिन भर पानी पियो ताकि यूरिनरी ब्लैडर और किडनी के टाइम पे जो भी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होना है वो सब कुछ हो जाए। एंड आफ्टर 7 o'clock यूरिनरी ब्लैडर और किडनी का फिर फंक्शनलिटी धीरे धीरे लो होती जाती है। कोई एग्जैक्ट 12 घंटे बाद उसने सबसे कम वर्क करना है। तो अगर उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा अगर शाम के बाद अगर आप पानी आप बहुत ज़्यादा पी रहे हो तो आप अननेसेसरी आपकी किडनीज़ को टैक्स कर रहे हो। तो इसीलिए जैन धर्म में 7 बजे बाद पानी नहीं पीते। सो एवरीथिंग इज साइंटिफिक। हमारे धर्म में जो भी है किसी भी धर्म में उसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर लॉजिक है। पेरिकार्डियम इज 7 to 9 है। पेरिकार्डियम अगेन इट्स जो है इट्स रिलेटेड टू ब्रेन एज वेल एज हार्ट। अगर हम साइंटिफिक उसमें जाएँ तो हार्ट का कवच है और अगर हम उसको डिटेल में समझो तो इट्स रिलेटेड टू ब्रेन एज वेल। और ये टाइम में रिलैक्सेशन सोशल मीटिंग्स वगैरह करना ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। जो लोग भी मूडलेस रहते हैं आपके पास ऐसे पेशेंट हैं जो डिप्रेस्ड रहते हैं उनको आपको ज़रूर एडवाइस करना चाहिए कि इवनिंग 7 to 9 में सोशलाइजिंग करना है बिकॉज दैट इज़ द टाइम ऑफ पेरिकार्डियम मेरिडियन। एंड देन उसका जो हस्बैंड ऑर्गन है दैट इज़ द ट्रिपल बॉर्मर मेरिडियन 9 to 11 ऑल्सो लूजली ट्रांसलेटेड एज स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन। सुजोग में हम इसको स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन बोलते हैं। और जनरली जिनको भी बैक पेन होता है ये टाइम है जब पेशेंट कंप्लेन करता है कि दिन भर तो मैं ठीक रहती हूँ या दिन भर तो मैं ठीक रहता हूँ लेकिन जैसे ही शाम होती है ना मेरे को बैक में पेन होता है। वाई? बिकॉज मे बी द एनर्जी इज एक्सेसिव। हाँ, या तो कई बार ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे अच्छा लगे। तो कब अच्छा लगता है और कब क्यों ख़राब लगता है उसका जवाब भी मैं दूंगी। तो बेसिकली दिस इज़ 9 to 11, 11 to 1 एंड 1 to 3 रात के 11 से 1 और रात के 1 से 3 बजे जो टाइम है वो गॉल ब्लैडर एंड लिवर का टाइम है। और हमारे जैसे लंग और हार्ट जब हम जाग रहे होते हैं तब वो मैक्सिमम अच्छा काम करते हैं। उसी तरह से लिवर गॉल ब्लैडर को अच्छे से काम करने के लिए रेस्ट की ज़रूरत होती है। सो अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लिवर डिसऑर्डर्स है, लिवर मेटाबॉलिज्म्स का प्रॉब्लम है, फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स बढ़ रहे हैं, बाइल सिक्रेशन का प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि रात को 11 बजे हमको अगर हम सोएंगे नहीं तो हमारा लिवर एंड गॉल ब्लैडर का फंक्शन बिगड़ने ही वाला है। तो जिनको भी हाइपर एसिडिटी का अगर पेशेंट है तो पहले पूछो रात को कितने बजे सो जाते हो। ठीक है। सो लिवर गॉल ब्लैडर जो है उसको पीक फंक्शनैलिटी के लिए रेस्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए जब जॉन्डिस होता है तो आपको डॉक्टर बोलता है कि बेड रेस्ट करना है। आपको बोलता है कि नहीं जब जॉन्डिस हेपेटाइटिस होता है तो? बिकॉज ये जो है ये रेस्ट में ही अच्छे से काम करते हैं। सो इफ़ यू नो दिस साइकिल आप पेशेंट को बता सकते हो कि उनका क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए
और ये ऑलरेडी हमने बता दिया है। सो एक्शंस जैसे लंग है, तो लंग के टाइम में 3 to 5 AM में क्या है, अर्ली स्टीयरिंग एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन के टाइम में वॉकिंग एंड रिलीजिंग करना चाहिए, यू रिलीजिंग द स्टूल, राइट। स्टमक के टाइम में यू हैव टू ईट ताकि आपके बॉडी को नरिशमेंट मिले। स्प्लीन के टाइम में यू कैन डू वर्क ऑफ थिंकिंग, प्लानिंग योर होल डे, वो आप स्प्लीन के टाइम में कर सकते हैं। हार्ट के टाइम में एंगेजिंग इन कंज्यूमिंग। स्मॉल इंटेस्टाइन के टाइम पे सेपरेटिंग द गुड फ्रॉम द बैड एंड ऑर्गेनाइजिंग, आपका टेबल ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आपका काम ऑर्गेनाइज कर सकते हो आप। यूरिनरी ब्लैडर रिसीविंग एंड स्टोरिंग, क्या टाइम था यूरिनरी ब्लैडर का, 3 to 5, ठीक है। किडनीज 5 to 7 में रिप्लेनिशिंग वाइटल एनर्जी। एंड पेरिकार्डियम इज इमोशनल सपोर्ट, एंड ये पेरिकार्डियम का जो है टाइम शाम को 7 से 9 का है। इसमें अकॉर्डिंग टू द TCM थियोरी दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर कंसीविंग ऑल्सो। तो अगर आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट देख रहे हो तो 7 to 9 जनरली इंडियन उसमें लगता है कि बहुत जल्दी का टाइम है, लेकिन जो लोग इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उन हस्बैंड वाइफ को ज़रूर आप बोलिए कि दे शुड मीट एट दिस टाइम 7 to 9। और इनफर्टिलिटी के केसेस में अगर 7 to 9 में अगर वो साथ होते हैं तो उसमें 100% रिजल्ट मिलते हैं, मैंने अपने क्लिनिक में भी देखा है। तो ये आप ज़रूर याद रखिए इफ़ यू आर ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी पेशेंट्स। ट्रिपल वार्मर के टाइम पे आपको रिलैक्सिंग करना है जो 9 to 11 है। गॉल ब्लैडर वही है, लिवर और गॉल ब्लैडर के टाइम पे आपको सोना है ताकि रीजनरेशन जो है, आपका जो सेल मेटाबॉलिज्म है वो भी लिवर के पास है, तो रीजनरेशन भी तब ही होगा जब यू विल बी स्लीपिंग। इमोशन बीइंग प्रोसेस्ड, आपके इमोशन कौन से प्रोसेस होते हैं, सुबह 3 से 5 में जो इमोशन है वो लंग से रिलेटेड ग्रीफ एंड सैडनेस जो है वो प्रोसेस होते हैं। इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के टाइम पर गिल्ट एंड स्टैग्नेशन प्रोसेस होता है। स्टमक के टाइम पे डिस्पेयर, स्प्लीन के टाइम पे जेलेसी, वरी, लो सेल्फ एस्टीम, ये सब प्रोसेस होते हैं। हार्ट के टाइम पे जॉय या फ्राइटफुलनेस जो है वो प्रोसेस होता है। दिस आर द इमोशन दैट आर बीइंग प्रोसेस्ड विद इन दिस 24 आवर्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में इनसिक्योरिटीज़ की फीलिंग हो सकती है। इफ़ यू आर, ये सब फीलिंग कब ज़्यादा होंगी, इफ़ दैट ऑर्गन और मेरिडियन इज़ एक्सेसिव, ठीक है। तो एक्सेसिव का ट्रीटमेंट कैसे करना है और डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट कैसे करना है हम देखेंगे। आपको अगर ये देखना है कि भाई एक्सेसिव है या डेफिशिएंट है और स्पेसिफिक टाइम पे अगर पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है, तो कोई भी चीज़ अपने को जब मैनिफेस्ट करती है ना तो दैट इज़ एक्सेसिवनेस, राइट। अगर कोई बोलता है अस्थमा का पेशेंट कि सुबह 3 से 5 में, अस्थमा कैन बी डेफिशिएंसी ऑफ लंग, अस्थमा कैन बी एक्सेसिवनेस ऑफ लंग। अगर पेशेंट बोलता है कि सुबह 3 से 5 में मुझे तकलीफ होती है, मैं उठ जाता हूँ, सो नहीं पाता हूँ, दैट मीन्स दैट इज़ एक्सेसिवनेस ऑफ लंग। और अगर पेशेंट ये बोलता है कि पूरे दिन भर में मुझे सांस की तकलीफ रहती है लेकिन सुबह 3 से 5 में मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, दैट इज़ डेफिशिएंसी, क्योंकि उस टाइम पे कॉस्मोस में से लंग को एनर्जी ऑलरेडी मिल रही है। तो अगर उस स्पेसिफिक पीरियड में पूरे दिन भर में आप सबसे अच्छा फील कर रहे हो तो डैट मीन्स यू आर हैविंग डेफिशिएंसी। और उस टाइम पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, लाइक 1 to 11 to 1 इज़ अ टाइम ऑफ हार्ट, अगर उस टाइम पे दिक्कत हो रही है तो आपको एक्सेसिवनेस है। उस टाइम पे अच्छा लग रहा है तो डेफिशिएंसी ऑफ द हार्ट है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू डिसाइड वेदर प्रॉब्लम एक्सेसिवनेस से हो रहा है या डेफिशिएंसी। अगर डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वो टाइम स्लॉट में पेशेंट विल फील द बेस्ट, पूरे दिन में सबसे अच्छा उस टाइम पे लगेगा। और अगर उसको एक्सेसिवनेस है तो वो टाइम स्लॉट में उसको सिम्टम्स होंगी, प्रॉब्लम होंगी। सो दिस इज़ हाउ यू डायग्नोज इट। और ये जो टाइम स्लॉट में जो पॉइंट हम ट्रीट करते हैं, या जो पॉइंट ओपन रहता है कॉस्मोस में से, एक्यूपंक्चर का पॉइंट जो ओपन रहता है जिस पे हम निडल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ओररी पॉइंट। तो अगर आपका IPD है तो आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हो उस पॉइंट पे, लेकिन सपोज आपका OPD है तो लंग के प्रॉब्लम के लिए सुबह 3 से 5 में तो पेशेंट आपके पास नहीं है,
तो आप उसको पॉइंट मार्क करके दे सकते हो, या आपको उसको लाइफस्टाइल तो आप बता ही दोगे कि सुबह 3 से 5 में आप उठो, या तो आप वहाँ पर पॉइंट मार्क करके दे सकते हो और वो अपने आप प्रेशर भी कर सकता है। अगर आईपीडी है तो आप उस टाइम पे ट्रीटमेंट करना चाहिए। एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द ऑर्डरी पॉइंट्स कि कॉस्मोस में से कौन सा पॉइंट उस टाइम पे रिसीव करता है एनर्जी, तो यू हैव टू पुट नीडल ऑन दोज पॉइंट। दीज आर ऑर्डरी पॉइंट्स। जैसे लंग के लिए लंग 8, अगर लंग का आप ट्रीटमेंट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द टाइम, तो 3 to 5 मॉर्निंग में लंग 8 को आप पंचर करते हो तो कॉस्मोस में से जो एनर्जी आ रही है वो रिसीव होती है। इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन 1 है, स्टमक का ST36, स्प्लीन का स्प्लीन 3 है, हार्ट का हार्ट 8, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का SI5, यूरिनरी ब्लैडर का UB66, किडनी का किडनी 10। ऑर्डरी पॉइंट मतलब 5 एलिमेंट पॉइंट्स होते हैं। विंड आपका जो है वुड पॉइंट, आपका फायर पॉइंट, अर्थ पॉइंट, मेटल पॉइंट और वाटर पॉइंट। ऑर्डरी पॉइंट मतलब वो मेरिडियन या ऑर्गन जिस एलिमेंट का है वो एलिमेंट पॉइंट। फॉर एग्जांपल किडनी 10, तो किडनी 10 इज़ द वाटर पॉइंट ऑफ किडनी, सो इट इज़ द ऑर्डरी पॉइंट। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द ऑर्डरी पॉइंट। आप लोगों को चाहिए तो ये पीपीटी मैं शेयर भी कर दूंगी। कितने लोगों को चाहिए? एवरीवन। तो मैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको दे दूंगी, तो दे विल मेक अ ग्रुप एंड दे विल सर्कुलेट इट। सो यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। दिस आर द लोकेशंस। तो लोकेशन आप ये सारे जो हैं आपको नेट पे भी मिल जाएंगे। तो ये लंग 8 है, लंग का ऑर्डरी पॉइंट, लार्ज इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन 1, स्टमक का ST36, स्प्लीन का स्प्लीन 6, हार्ट का हार्ट 8, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन 5, ब्लैडर का ब्लैडर 66। ऑर्डरी पॉइंट है कब यूज़ करना है? ऑर्गन के टाइम पे। जो टाइम हमने पहले देखा वो ऑर्गन के टाइम पे जब आप यूज़ कर रहे हो सिर्फ तब ऑर्डरी पॉइंट यूज़ करने हैं। और ऑर्डरी पॉइंट यूज़ हम टाइम पे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एक्सेसिवनेस भी हो सकता है, डेफिशिएंसी भी हो सकता है। ऑर्डरी पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर नीडलिंग है तो एक्सेसिवनेस और डेफिशिएंसी दोनों के लिए कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डरी पॉइंट्स को एक्सेसिव डेफिशिएंसी दोनों में कर सकते हो बिकॉज वी आर डूइंग परपेंडिकुलर नीडलिंग एट द टाइम ऑफ दैट वर्किंग, जिसका मैक्सिमम वर्किंग टाइम है। पेरिकार्डियम का पेरिकार्डियम 8, ट्रिपल वार्मर का ट्रिपल वार्मर 6, गॉल ब्लैडर का गॉल ब्लैडर 41, लिवर का लिवर 1। प्रोसीजर फॉर द ट्रीटमेंट ये उन लोगों के लिए है जो एक्यूपंक्चर ऑलरेडी कर रहे हैं। जो लोग एक्यूपंक्चर नहीं कर रहे थे उनके लिए मैं ऑलरेडी सब कुछ बोल चुकी हूँ। जो एक्यूपंक्चर कर रहे हैं उनके लिए प्रोसीजर ऑफ द ट्रीटमेंट ये है कि अगर आपका ओपीडी है, आईपीडी नहीं है, तो आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो अगर आप ओपीडी में हो तो स्टेप 1 में ये है कि डिटरमाइन द ऑर्गन सिस्टम विच इज़ आउट ऑफ बैलेंस। सेकेंड स्टेप 2, डिटरमाइन वेदर द इम्बेलेंस इज एक्सिस या डेफिशिएंसी। एक्सिस या डेफिशिएंसी आपने अगर कर दिया है तो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। डेफिशिएंसी कैसे पता चलेगा? अच्छा फील होगा, वेरी गुड। तो अगर उस टाइम स्लॉट में, पूरे दिन में उस टाइम स्लॉट में अगर पेशेंट को अच्छा लग रहा है तो डेट इज डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो अगर डेफिशिएंसी सिंड्रोम को ट्रीट कर रहे हो तो टोनिफाई द ऑर्डरी पॉइंट ऑफ द मदर ऑर्गन। तो मदर ऑर्गन पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा कि दिस इज नाउ ओनली फॉर द TCM प्रैक्टिशनर कि वुड का मदर ऑर्गन कौन है? वाटर है। तो किडनी का जो पॉइंट है ऑर्डरी पॉइंट, किडनी 10 अभी हमने देखा था। अगर किडनी कर रहे हैं तो हम लंग का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका मदर ऑर्गन होगा किडनी और किडनी 10 उसका ऑर्डरी पॉइंट होगा। तो टोनिफाई द ऑर्डरी पॉइंट ऑफ द मदर चैनल। इसका अगर आपको क्लिक करना है पिक्चर तो कर लीजिए बिकॉज दिस इज द प्रोसीजर ऑफ ट्रीटमेंट। सेकेंड है टोनिफाई द मदर ऑर्गन्स एलिमेंट पॉइंट ऑन द अफेक्टेड चैनल। तीसरा है स्टेटेड द ऑर्डरी पॉइंट ऑन द कंट्रोल ऑर्गन्स चैनल, ठीक है। वुड का कंट्रोलर कौन है? वुड का कंट्रोलर मेटल है, ठीक है। सो जो TCM प्रैक्टिशनर है वही इसका जवाब दे पाएंगे। सेडेट द कंट्रोल ऑर्गन्स एलिमेंट पॉइंट ऑन द अफेक्टेड ऑर्गन। अगर एक्सेस कर रहे हो तो एक्सेस में टोनिफाई द ऑर्डरी पॉइंट, सबसे पहले कंट्रोल ऑर्गन से शुरू करेंगे और टोनिफाई द ऑर्डरी पॉइंट ऑफ द कंट्रोल ऑर्गन। सेकेंड इज टोनिफाई द कंट्रोल पॉइंट ऑफ द अफेक्टेड चैनल। थर्ड इज सेडेट द ऑर्डरी पॉइंट ऑफ द सन चैनल एंड स्टेडेट द सन पॉइंट ऑफ द अफेक्टेड चैनल। इस तरह से आपको ट्रीटमेंट आपका करना है। ये डेफिशिएंसी का है, यहाँ पर एक केस है जिसमें अगर लंग डेफिशिएंट हो,
ये चार्ट इफ़ यू वांट टू क्लिक अ पिक्चर, दोज हु आर प्रैक्टिशनर कैन क्लिक दिस पिक्चर कि अगर डेफिशिएंसी लंग डेफिशिएंसी ट्रीट कर रहे हो तो सबसे पहले SP3 को आप टोन करोगे, लंग 9 को टोन करोगे, H8 और लंग 10 को सेडेट करोगे, जो फार्मूला हमने आगे देखा उसके हिसाब से, राइट। सो बाकी लोगों को हमको बोर नहीं करना है, तो मैं स्किप करती हूँ इसको, अगर आपने पिक ले लिया हो तो। दिस इज़ हाउ यू विल डू द ट्रीटमेंट ऑफ डेफिशिएंसी। सो दिस इज ऑल्सो डेफिशिएंसी का स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, पेरिकार्डियम एंड सिंजियो। तो डेफिशिएंसी में आपको यही याद रखना है कि सबसे पहले आपको टोनिफाई करना है ऑररी पॉइंट ऑफ द मदर चैनल, फिर टोनिफाई मदर पॉइंट ऑन द अफेक्टेड चैनल, फिर सेडेड ऑररी पॉइंट ऑन द कंट्रोल चैनल एंड सेडेड कंट्रोल पॉइंट ऑन द अफेक्टेड चैनल। और यही अगर आपको केस स्टडी देख लेते हैं, डेफिशिएंसी केस स्टडी है ये। पेशेंट 62 इयर्स का था जिनका कंप्लेन था सीवियर बैक एक, अर्ली मॉर्निंग इन 5 to 7 AM। क्या था 5 to 7 AM? 5 to 7 AM, which organ or meridian? Yeah, very good. When further inquired, he said that the most comfortable time of the day for him was evening 4:30 to 7. तो अराउंड 5 to 7 शाम का इवनिंग का जो टाइम है वो मोस्ट कंफर्टेबल है। तो वो किसका टाइम हुआ? किडनी का। वेरी गुड। सो डायग्नोसिस, दिस वाज क्लियर इंडिकेशन ऑफ किडनी डेफिशिएंसी, क्योंकि उसको सबसे अच्छा कब लग रहा है? किडनी के टाइम में। तो किडनी डेफिशिएंसी हो गया, इसका डायग्नोसिस हो गया, तो ट्रीटमेंट फिर इजी हो जाता है। ट्रीटमेंट में हमने फिर, क्योंकि किडनी डेफिशिएंसी है तो ऑररी पॉइंट ऑफ उसका लिया हमने, लिवर 8 को टोनिफाई किया, मदर पॉइंट ऑन द अफेक्टेड चैनल किडनी 7 को टोनिफाई किया, ऑररी पॉइंट ऑन द कंट्रोल चैनल उसमें स्प्लीन आता है तो स्प्लीन 3 सेडेट किया, और कंट्रोल पॉइंट ऑन द अफेक्टेड चैनल K3 को सेडेट किया है। एक एक्सेस का, ये दिस इज द चार्ट ऑफ एक्सेस। अगर एनर्जी एक्सेस है तो आपको इस तरह से इन पॉइंट्स को लेना पड़ेगा। टोनिफिकेशन पॉइंट ऑन द कंट्रोल चैनल करना पड़ेगा, टोनिफाई कंट्रोल पॉइंट ऑन द अफेक्टेड चैनल, सेडेड ऑररी पॉइंट ऑन द सन चैनल एंड सेडेड सन पॉइंट ऑन द अफेक्टेड चैनल. These are other, if you want to click a pic. So all the 12 meridian you will have these points. Okay. एक्सेस का केस है ये. पेशेंट एज 12 years कंप्लेन ऑफ स्टमक एक बिटवीन 7 to 10 AM. 7 to 10 AM में बोल रहा है तो क्या है, कंप्लेन कर रहा है उस टाइम में, तो क्या होगा डायग्नोसिस? स्टमक है ना, स्टमक का टाइम है ना, ठीक है, राइट. 7 to 9 क्या टाइम है, राइट, कौन सा टाइम है, राइट. तो स्टमक एक्सेसिव उस टाइम पे प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या है, एक्सेस या डेफिशिएंसी? एक्सेस. तो स्टमक एक्सेस हुआ तो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल आपने पहले ही लिख लिया है कि क्या करना है अगर एक्सेस सिंड्रोम है तो. ऑररी पॉइंट ऑन द कंट्रोल चैनल गॉलब्लैडर 41 को टोनिफाई किया, कंट्रोल पॉइंट ST43 को टोनिफाई किया, ऑररी पॉइंट लंग LI1 को सेडेट किया, और सन पॉइंट ST45 को जो है वो भी सेडेट किया है. रिजल्ट, देर वॉज नो कंप्लेन ऑन द 4th day. 4th day पे जो रोज बच्चा कंप्लेन कर रहा था उसका 4th day पे कोई कंप्लेन नहीं था. द पेशेंट वॉज कॉल्ड फॉर फॉलोअप फॉर अब आफ्टर 3 days. 3 days के बाद फिर से उसको फॉलोअप के लिए बुलाया गया. द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स हैप्पीली कन्फर्म्ड नो एपिसोड ऑफ स्टमक एक आफ्टर 3 days. तो जब स्पेसिफिक टाइम है अच्छा लगने का या बुरा लगने का, तब आप ज़रूर इस ऑर्गन क्लॉक को आप कर सकते हो. ये केस स्टडी है. केस स्टडी यहाँ पे मैंने 2 ही रखे थे. हमने 5 पेशेंट को ट्रीटमेंट किया था जिसमें 2 केस स्टडी मैंने आपको यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं. तो जो लोग जो एक्यूपंक्चर नहीं कर रहे हैं वो लाइफस्टाइल को किस तरह से अपना प्लान करना है अकॉर्डिंग टू ऑर्गन क्लॉक वो कर सकते हैं. जो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो इस फॉर्मूला से और कोई स्पेसिफिक टाइम पेशेंट बोला है तो उस टाइम के हिसाब से वो एक्सेसिव कंडीशन है या डेफिशिएंट कंडीशन है वो देख के ट्रीटमेंट कर सकता है. एंड वंस यू हैव डायग्नोज के एक्सेसिव या डेफिशिएंसी है तो आप चाहे एक्यूपंक्चर में उसका ट्रीटमेंट करो, चाहे सुजोग में करो, चाहे एक्यूप्रेशर में करो, किसी भी तरह से आप कर सकते हो. फार्मूला भी आपको मैंने दे दिया है.
सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली एंड इस मन से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ सारे ऑर्गेनाइज़र को, भरत जी को, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे किया और हमें ये मौका दिया कि यहाँ पर हम बात कर सकें. थैंक यू सो मच. Thank you, Dr. Rishma. May I request Dr. Jatin Bhatt to hand over memento and certificate of appreciation to Dr. Rishma.